अब धन भाव में बैठे 9 ग्रह का अलग अलग रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड, इसमें पहले तो एक नॉर्मल एक एक ग्रह जानते हैं, फिर बाद में आप लोग तो ऑटोमेटिकली द्विग्रही त्रिग्रही योग को भी समझ जाएंगे, कैसे कैसे होगा, क्यों होगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले चलिए, धर्म भाव में बैठा सूर्य, क्या क्या रिजल्ट आएगा? अनुज, ब्लेंड करने की थोड़ा कोशिश करो तो बताते हैं। थोड़ा जी सर। ब्लेंड, माने सेकेंड हाउस में अच्छा। मान लो सूर्य सूर्य। बैठा है। जी सर, तो सूर्य शुक्र सूर्य हो गया एक तरीके से सर, मान लीजिए। नहीं नहीं, सेकेंड, अब सूर्य के साथ शुक्र की क्या है, माने संपर्क नैसर्गिक तौर पे क्या है? तो ऐसे तो शत्रु है सर। हाँ, तो फिर नेचुरली वहां पे अशांति तो खुद को महसूस होगा, अगर मान लीजिए, क्योंकि बट जी। फिर भी वो राजा है ना सूर्य। तो जी। सूर्य कहीं पे भी जाएगा तो उसके एक दिमाग में ये रहेगा कि मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं रचा जा रहा है ना, ये चीज जी। रहे। जी बट ब्लेंड करके, वही बोल रहे हैं, ब्लेंड करके थोड़ा सा क्या हो सकता है रिजल्ट में, एक लाइन बताओ। सर, इसकी इसकी उसकी आत्मा वहां पे है सेकंड हाउस कुटुंब के साथ, जी, धन के साथ। हाँ। क्योंकि सर वो आत्मा है सर, एक कुंडली के हिसाब से वो आत्मा होगा ना सर, पूरे शरीर की। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जी आपको सर। बताता हूँ। अगर सूर्य सेकेंड हाउस में चला जाए तो इस जातक को ना कई कई सारे, माने सेकेंड हाउस की जो जो कारकत्व है उसमें से जातक को अशांति मिलेगी। ठीक है, शांति का एहसास उसमें नहीं होगा। लाइक एस जैसे, नंबर वन, धन। सेकेंड हाउस का क्या है, मेन मोटो होता है सेकेंड हाउस को लेके, मेन चीज होता है धन भाव है, तो धन से अशांति होगा। ठीक है, अब देखो, भावत भावम सिद्धांत में, अच्छा वो तो बहुत बहुत दूर का बात कर दिया हम। ठीक है, नॉर्मली बताते हैं। नॉर्मली चलो, ये फिर हम जब और आगे चल के भावत भावत सिद्धांत पढ़ाएंगे तब जाके ये सब बात करेंगे। अभी बहुत एडवांस हो जाएगा, क्योंकि केपी का भावत भावम सिद्धांत और इसमें थोड़ा सा अंतर है भाई। चीजें वही है, बट थोड़ा अंतर है, क्योंकि इस ये बड़ा है। और चूंकि D1 चार्ट से ही हम लोग जनरली ज्यादातर प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में कॉन्फर्मेशन के लिए जाते हैं D9 में, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो अभी प्लेन प्लेन रूल लिखो, जो जनरल रूल सबके लिए होगा वो लिखो। सूर्य अगर सेकेंड हाउस में होगा तो जातक को धन, कुटुंब, इत्यादि से अशांति मिलेगी। ये एक्चुअली शुक्र की कारकत्व हो गया। अब शुक्र का कारकत्व एक और है, शुक्र यान, यान का कारण है, व्हीकल का कारकत्व है उसके पास, सूर्य ये शुक्र का। तो यानी वो जिसका यान वाहन जो भी होगा उससे भी उसको अशांति मिलेगी। दूसरा, सूर्य खुद कारक है किस चीज का, संतान का कारक है, तो संतान से उसको अशांति होगी। संतान से भी अशांति है। सूर्य और किस चीज का कारक है, पित्त का कारक है। तो ये जातक, इस तरह के जातक पित्त रोगी होंगे। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं कि कारक तत्व को कहाँ कहाँ, जैसे मैंने बोला ना ब्लेंडिंग करने के लिए, तो
कैसे ब्लेंड कर रहे हैं हम, वो चीज को समझो आप। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य जैसे आपने कहा आत्मा का कारक ग्रह है, तो आत्मा से मन, मन और बुद्धि की विकास होता है ना। तो ये मन और बुद्धि की विकास इसका रुक जाएगा, यानी ये बुद्धिहीन होगा, मंद बुद्धि वाला होगा। सूर्य आश्रय देने वाला होता है लोगों को, है ना। क्योंकि राजा है, राजा तो हर एक को आश्रय देता है। तो ये व्यक्ति आश्रय नहीं मिलेगा, ये पराश्रयी होगा। अब आप मतलब कि समझे। अब आप इन्हें समझे कोई मैं कैसे बता रहा हूँ, ये ब्लेंड कैसे कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ नहीं मैं सर, सर जैसे कि आपने बताया सूर्य आत्मा कारक होता है, तो ये मंदबुद्धि होंगे क्या? मतलब कि सूर्य आत्मा कारक आपने बता दिया, ये मन से मंदबुद्धि होंगे। हाँ 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 हाँ, सल। क्योंकि वहां आत्मा का कारक, आत्मा से क्या चीज आता है हमारे पास, मन और बुद्धि का विकास होता है ना वहां से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मन और बुद्धि के विकास तो इसका रुक जाएगा। अब आप समझे क्यों मैंने बोला कि ये माने अल्प बुद्धि या क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिहीन, मंद बुद्धि। जी जी जी। और आपने उसके बाद एक और बताया सर, सूर्य, इसके बोलो। बाद मंदबुद्धि सर मंदबुद्धि के बाद एक ने आपने लाइन और बताई थी ना सर। हाँ, मंद बुद्धि ये पराश्रयी होगा, मतलब खुद के आश्रय नहीं होगा, दूसरे के घर में अच्छा। रहने वाला। अच्छा, ये तो जनरल रूल हो गया। अब हमारे विद्वानों की मत सुन लीजिए। ये भी एक उड़ीसा के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका एक किताब है कुंडली कल्पतरु। उनका ये जो किताब, इस किताब को लिखे हैं, उनका नाम था यज्ञेश्वर। उन्होंने ये इस किताब को लिखा है। अ, ये 1851 में इन्होंने इस बुक को राइट किया था, 1851 ईस्वी में। उनके हिसाब से, यज्ञेश्वर जी के हिसाब से, लिखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी सर। सूर्य अगर सेकेंड हाउस में होगा, तो जातक के मुखश्री समझते हो, चेहरा, चेहरा, जी जी। है ना, उनका फेस, फेस का जो मतलब एकाएक हम जैसे दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन करने से चेहरा को देखते हैं ना एकाएक, वो बड़ा शोभन होगा, कोमल होगा, आकर्षक होगा। चेहरे पे आकर्षण होगा। उनका चेहरा देखने में बड़ा खूबसूरत होगा यार, मतलब बहुत सुंदर। जैसे लगता है ना कभी कभी, जैसे हम लोग कृष्ण की जैसे मूर्तियां जो बनाई जाती है, या रामलला का जो मूर्ति है ना, उनकी चेहरा कितना आकर्षक है ना, उसको बोलते हैं मुखश्री, पूरा कंप्लीट चेहरा का अवधारण, मुखमंडल बोलते हैं ना उसको। वो बड़ा शोभन होता है, वो बड़ा कोमल, बड़ा आकर्षक होता है। ये सांड का एक्सपोज फेस पे आता है उसका। सांड तो आकर्षक का केंद्र बिंदु है हर चीज का। ये यज्ञेश्वर जी के हिसाब से। मस्सा समझते हो। हाँ, सर वो जो दाने से मस्से से वो होते गोल गोल से जैसे होते हैं। हाँ, और उसमें एक चिन्ह होते हैं, जैसे बोलते हैं ना तिल होना, तिल हाँ चिन्ह। तिल, काले काले तिल, काले हाँ काले तिल से होते हैं। हाँ हाँ। तो मस्सा, तिल,
इनके फेस पे तिल का चिन्ह निशान जरूर मिलेगा। फेस पे तिल का निशान मिलेगा तो आप समझ लो इसके सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा है। आकर इन्हीं का यज्ञेश्वर जी का ही रूल लिखा रहा हूं। सेकेंड हाउस में बुधादित्य योग हो जाए, मतलब सूर्य के साथ अगर बुध हो जाए, तो ऐसे जातक के पास धन आते जाते रहते हैं। कभी वो धनवान होगा, कभी एकदम भिखारी टाइप का होगा। और इनको स्त्री सुख नसीब नहीं होता। सूर्य अगर सेकेंड हाउस में हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, या युति बनाया हो, तो कुटुंब का हानि होता है। सूर्य के साथ शनि या राहु युति बनाकर अगर सेकेंड हाउस में हो, तो पूर्ण रूपेण धन हानि होता है। मतलब कंप्लीट बैंक। शुभ ग्रह के साथ युति बनाए तो धन में उत्तर उत्तर वृद्धि होगी। अब एक और किताब है, एक और बहुत बड़ा व्यक्ति, हमारे पूर्वज, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि लिखा है। अब उनके मत लिख लो। अरे चमत्कार चिंतामणि किताब भी अच्छी है नहीं की सर? हाँ हाँ, ये चमत्कार चिंतामणि वाकई में बहुत अच्छी किताब है, मेरे पास है पीडीएफ। अच्छा, है पीडीएफ सर? हाँ है। तो सर ये हिंदी में, सर ये हिंदी में आती थी नहीं आपकी नहीं, वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में, अच्छा। संस्कृत में। अच्छा, मेरे पास इंग्लिश नहीं, मेरे पास चमत्कार चिंतामणि ओरिजिनली जो है पीडीएफ है, वो संस्कृत वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम थोड़ा टाइम मिलेगा तो ये सारे किताबों को मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, चिंता मत करो। समय नहीं मिल रहा है। बहुत किताब है मेरे पास, बहुत। सूर्य लिखो, सूर्य बलवान होकर सेकेंड हाउस में होने से जातक उत्कृष्ट और भाग्यशाली होते हैं। गृहपालित जानते हो? नहीं सर, क्या है गृहपालित कैसे?
गृहपालित मतलब होता है जैसे बैल भैंस वगैरह हम लोग घर में नहीं पालते हैं। ऐसा ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। गाय पालते हैं ना। जी सर। तो इन पशुओं को क्या बोला जाता है? गृहपालित पशु, है ना। ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली ये बेसिकली उनका कहने का मतलब है, क्योंकि देखो संस्कृत में लिखा है, तो मैं आपको बहुत इजीली उसको लिखवा रहा हूँ। वैसे व्यक्ति जो बलवान होकर सूर्य अगर सेकेंड हाउस में बैठा है, वैसा व्यक्ति फार्मिंग या डेयरी के द्वारा उसके धन में बड़ा वृद्धि होता है। जैसे डेयरी फार्म खोल दिया हो, फार्मिंग कर दिया हो, पोल्ट्री फार्म या कुछ भी, मतलब इस तरह का पालन पोषण का जो ये है, ठीक है। परंतु इस तरह के जातक के जीवन में अपने कुटुंब और पत्नी से हमेशा विरोध रहेगा। इन्होंने भी वही फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बता रहा था, ब्लेंड करने की फॉर्मूला वही है। अल्टीमेट देखो भाई, बोलना तो सबको वही एक ही है, बस अपना 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 भाषा में जो है लोग बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में। जी सर, क्योंकि वहां पे वो कुटुंब में सूर्य आकर तो वो तेज हाँ दिखाएगा, वो गुस्सा भी हाँ करेगा। हाँ। वही, इसीलिए देखो ज्योतिष किसी का नहीं है। ज्योतिष में अगर कोई बोलता है ना मेरा कॉपीराइट है, तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में ही मतलब कान को बड़ा विचित्र सा महसूस होता है, कॉपीराइट। चलो आप थोड़ा सा एडवांस लिखा देता हूँ। ये तो नॉर्मल रूल हो गया सारा, है ना। स्टार मार्क देके थोड़ा एडवांस रूल लिखो। अब कैसे आपको करना है, ये तो रूल सबको ही जानते हैं, बट आप कैसे प्रेडिक्शन करोगे वो देखो। सेकेंड हाउस का लर्ड प्लस सेकेंड हाउस में बैठे सूर्य, इन दोनों के साथ, मतलब भावेश और भाव स्थान में बैठे ग्रह, इन दोनों पे शुभ या अशुभ दृष्टि को सबसे पहले देखेंगे। शुभ दृष्टि होगा तो रिजल्ट, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पाप ग्रह का दृष्टि तो फिर रिजल्ट बुरा। लिखना इस तरह से है कि भाव और भावेश, मतलब सूर्य सेकेंड लॉर्ड, और सेकेंड स्थान में बैठे सूर्य को शुभ या पाप ग्रह देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो देखना है, नंबर वन। ये एकदम तरीका बता रहा हूं कैसे देखना है। दूसरा, उसका कारकत्व देखना है। और तीसरा, जुति देखना है। चौथा, सर सर पहले तो क्या देखना है सर? सबसे पहले तो हम देखो, इसमें भाव और भावेश दोनों को देखेंगे, दोनों पे शुभ दृष्टि पड़ा है या नहीं वो देखेंगे, कमा दे दो। पाप दृष्टि है या नहीं वो देखेंगे, फिर कमा दे दो। शुभ ग्रह के साथ युति है या नहीं वो देखेंगे, फिर कमा दे दो। पाप ग्रह के साथ युति है या नहीं वो देखेंगे, कमा दे दो।
और ब्लेंडिंग करेंगे कारकत्व को, तब जाके हम फलादेश करेंगे। माने ओवरऑल रूल जो लिखा रहा हूं ना, सूत्र जो लिखा रहा हूं, वो फाइनल नहीं है। फाइनल मैं जो बता रहा हूं वो चीज। ठीक है सर। सर इसका कारण सेकेंड हाउस का तो वो हो गया अपना, क्या नाम है, गुरु होता है भावेश ना को, क्योंकि भावेश का कारकत्व, सूर्य का कारकत्व, दोनों को जी। देखना है। दोनों को आपको आपसे आपस में मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए सूर्य के साथ शुक्र का आपसी संपर्क बन गया दृष्टि में। मान लीजिए सेकेंड हाउस सूर्य का वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में सूर्य बैठ गए और सूर्य के साथ शुक्र का आपसी दृष्टि विनिमय हो गया। मान लीजिए शुक्र चले गए 8वें में, जी। तो अब यहां पे रिजल्ट क्या होगा? दोनों आपस में भाव विनिमय करेंगे, तो अष्टम का शुक्र वैसे ही खराब होगा। बट चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो सूर्य की जो क्रूरता का फल है वो नहीं देगा। ठीक है समझ रहे ना? तरीका समझिए। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर। सूर्य पे एक शुभ दृष्टि पड़ गई, एक तो भाग हाँ वहीं हाँ का कारक भी है और वो शुभ दृष्टि भी है, शुभ अंक हाँ। है, तो वो तो वो अच्छा फल हो गया। अपना घर को तो बचाएगा ना। और यहीं पर ही अगर एट्थ में मंगल या शनि बैठा हुआ उसकी दृष्टि, तो वो तो ज्यादा फिर दिक्कत दे फिर देगा। उल्टा हो जाएगा, रिजल्ट उल्टा होगा। हाँ, अगर मंगल होगा तो मंगल माने सूर्य को ये करेगा, माने मदद करेगा, बट उस वक्त भी वो पाप फल नहीं देगा उतना। ये है कारकत्व, यही बोल रहे हैं हम आपको। ठीक है सर। हाँ। उसके बाद फिर आप और लिखिए, ग्रह मैत्री चक्र देखना जरूरी है। ग्रह मैत्री चक्र देखना जरूरी है कोई भी फलादेश से पहले। जैसे मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, मान लेते हैं क्या, एकदम डायरेक्ट रूल ही लिखिए। सूर्य केंद्र में आ गया, एक केंद्र का स्वामी बन गया या त्रिकोण का स्वामी बन गया, और धन भाव में जाके बैठ गया। धन भाव मान लीजिए उसका मित्र ग्रह हो गया, मित्र भाव हो गया, और बृहस्पति या चंद्रमा की दृष्टि उस पे पड़ गई, तो फिर चीजें एकदम पलट जाएगी। वो अरबपति खरबपति बन जाएगा। चीज को आप समझिए। सूर्य, मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली ले लेते हैं, तो सूर्य सेकेंड हाउस अच्छा। में चला गया। बट यहाँ सूर्य है कौन? त्रिकोणपति है ना। हाँ, पंचम का जी। 159 का है, स्वामी है। जी जी सर। तो वैसा शुक्र वो सेकेंड हाउस में चला गया और बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ गई, तो इसके पास अथाह धन होगा। वो कहां कहां से आएगा उसको खुद को ही पता नहीं होगा। क्लियर? समझ गए? लेकिन चूंकि वो शुक्र के घर में बैठा है, तो सूर्य के साथ शुक्र की बनती नहीं है, इसलिए फल में कमी आ जाएगा, क्योंकि वो शत्रु ठीक। भाव हो गया। बट अगर मैत्री चक्र, ग्रह मैत्री चक्र में तात्कालिक में भी अगर वो न्यूट्रल या मित्र भाव में आ जाए, तो फिर चीजें पलट जाएंगी। क्लियर? जी सर।
बहुत इंपॉर्टेंट रूल अनुज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये कला मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैं जैसे सीखा हूँ, मेरे गुरुओं ने जैसे मुझे सिखाए हैं कि कैसे फलादेश किया जाता है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे जैसे कम से कम प्रेडिक्टिव टूल्स को अच्छा से पढ़ लो, अच्छा से समझ लो, ताकि आने वाले दिनों में आप एकदम हक से बोल सको कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। नहीं तो आजकल यूट्यूब में बहुत फेक वीडियो चल रखा है। जी सर। लिखिए। नेक्स्ट। सूर्य हो गया। सूर्य को ठीक और है लिखना है क्या? सर, देख लीजिए सर, जैसे आपको थोड़ा सा समझ और कोई टॉपिक और कोई है तो बता दीजिए, नोट्स वगैरह, नहीं तो कोई दिक्कत क्या, नहीं सर। मोटा मोटी तो मैंने सारा चीज बता ही दिया। ठीक। ठीक। हाँ, उसमें एक चीज मैंने जैसे मित्र अगर भाव है, तो फिर वैसे ही उल्टा होगा शत्रु भाव। अगर शत्रु भाव जी। में या पाप पीड़ित होकर अगर सेकेंड हाउस में सूर्य पड़ जाए, तो फिर पूरा पूरा के पूरा वो पाप फल देगा। हाँ, ये लाइन भी एक अब सर, लिख लो, है ना? क्या सर, बोलिए बोलिए। लिख लो। बोलिए। सूर्य अगर पाप पीड़ित होके या पाप ग्रह के साथ युति बनाकर, अथवा शत्रु के भाव में हो, तो वैसा सूर्य शुभ फल नहीं देते। ये आपका लिखने की सेंटेंस बता दी। ऐसा सूर्य शुभ फल नहीं देता। बिल्कुल नहीं देते। वो हमेशा अशुभ फल, पूरा जिंदगी भर अशुभ फल देगा। जब जब दशांतर दशा में आएगा, तब तब अशुभ फल देगा, धन हानि कराएगा, इवन दाहिना आंख का भी हालत खराब कर देगा। और सर यहाँ पर अगर जैसे सेकंड हाउस में मीन राशि हो, या फिर अपना धनु राशि हो, नहीं नहीं, यहाँ राशि या का फिर कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ तो सर भाव राशि का का नहीं ही होता। मैटर है ना। ठीक है, ठीक है सर। अगर कहीं राशि का मैटर होता है तो मैं राशि को अलग से बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक ठीक है। यहाँ तो हम तो पढ़ रहे हैं ना कहाँ पे कि सेकेंड हाउस में बैठे ग्रहों का अलग अलग फल। तो यहाँ तो ठीक। राशि का मैटर ही नहीं है ना, यहाँ भाव है। चाहे वो सिंह ठीक। राशि क्यों ना हो, अगर पाप पीड़ित हो जाए, वो अपने घर में चला जाए ना, तो भी वो अशुभ फल देगा। ठीक। समझ गए? मान जी सर। लीजिए आप, माने जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में है और उसका बीवी एकदम वो उठते बैठते उसको मतलब झाड़ू से पीटती है, तो क्या अपने घर में वो शुभ फल दे रहा है? नहीं सर, नहीं। तब चलिए आगे लिखते हैं। सेकेंड हाउस में बैठे चंद्रमा का फल। चंद्र अगर चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस में हो, तो सबसे पहले अनुज मैं आपको अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कालपुरुष की कुंडली को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है? जी सर। तो आप बताइए तो, सबसे पहले कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सेकेंड हाउस कौन सा? वृषभ राशि होता जी सर। है ना? जी सर। चंद्र जी सर। चंद्रमा का वहां पे खुद की नक्षत्र है। हाँ सर, उच्च का होता है सर। चंद्रमा उच्च का है। जी। और रोहिणी नक्षत्र मतलब बोला ही जाता है कि आकर्षक नक्षत्र है। जी। बहुत सुंदर होंगे ये लोग। बहुत सुंदर होंगे ये लोग। यस, यस। मैंने यही मैं आपको समझाने के लिए लॉजिकली, आप ताकि खुद को लॉजिकली कन्विंस कर पाओ कि हम फलादेश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसको स्टाइल मतलब उसका जो, देखिए सिर्फ याद करने से एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगा भाई। जी जी सर। सिर्फ सूत्रों को याद कर लेने से एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगा।
एस्ट्रोलॉजी मतलब आपको कॉमन सेंस के माध्यम से समझना होगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि सेकेंड हाउस में। तो सबसे पहले कालपुरुष की कुंडली ले लीजिए। तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अब किसी का मान लीजिए कोई भी ये हो, अ, मतलब हाउस लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न उसका जीवन में उदित हो सकता है पैदाइशी के समय में। उसका सेकेंड हाउस में भी वो कालपुरुष वाला फैक्टर को भूलना मत। जी सर। क्लियर? जैसे जी सर। एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कालपुरुष के कुंडली में सूर्य का सूच स्थान कौन सा है? वो दैट इज मेष राशि। तो किसी भी जी व्यक्ति के अगर लगन में सूर्य हो तो वो व्यक्ति वो अच्छा फल उसको देगा ही, सूर्य देगा ही देगा। जी सर। क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। चलिए। क्योंकि नीचे जमीन तो कालपुरुष की है ना सर। जी जी। यस यस यस। तो वैसा जातक बहुत रूपवान होगा, देखने में बड़ा सुंदर होगा। उनके हेल्थ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पे कृतिका भी है, तो उसको भी आप जोड़ दीजिए। ये शरीर से मतलब बड़ा सुखी होते हैं। रोहिणी का एक कारकत्व तो सुंदर हो गया, दूसरा कारकत्व कौन सा? एग्रीकल्चर, कृषि कार्य, है ना? ये किसान होते हैं और बहुत बड़ा किसान होते हैं। ये सर रोहिणी नक्षत्र की वजह से किसान होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो चूंकि हम आपको अभी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बोलते हैं। मतलब मेरे दिमाग में वो सारा चीज आ जाता है ना, जब आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो सारा चीज आ रहा है। हम वहीं से आपको कलेक्ट करके दिमाग से वो, क्योंकि देखिए रोहिणी नक्षत्र होता ही है आपका कृषि कार्य का, उसका तो कारकत्व जी है कृषि कार्य। लेकिन ये कोई छोटा मोटा नहीं होता है। नंदराज यानी कितने बड़े किसान थे। जी जी जी। तो ये आपको एक्यूमुलेशन, जैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे आपके दिमाग में, या आप क्लाइंट को समझाओगे, तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। यानी कि सर आपने लगन चाहे कोई सा भी काले पुरुष के हिसाब से ये चीज है, इसमें हाँ, हमने काल रोहिणी के पुरुष के साथ मैच जरूर करना, भाव फल, हाँ, जब खास करके भाव विचार जब करते हैं। यानी कि सर हमें इसमें रोहिणी, कृतिका और मृगशिरा इन तीनों के कारक तीनों थोड़े के को फेरने कारकत्व पड़ेंगे। को हम जोड़ेंगे। वो चाहे वो कोई भी मतलब या उसका कोई भी लगन हो। ठीक है सर। माने कालपुरुष कुंडली को हम दिमाग में लेके चलेंगे, तब आपका फलादेश ना बड़ा अच्छा होता है। सर मान उसके लीजिए कि बाद काले पुरुष। जी। उसके बाद उसकी खुद की कुंडली का ब्लेंडिंग करना पड़ता है। सर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली है, वैसे तो ठीक है जी, खत्म करिए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए तुला लगन हो, तुला हम्म। लगन में सेकंड हाउस में बैठा हुआ वृश्चिक राशि में, फिर तो यहाँ नीच का भी होगा, इनकी 50-50 की रेशो होगा सब कुछ सारे कामों की। हाँ, लेकिन तो यानी कि हम कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से चीजें बेटर है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ मतलब कि जितनी बेटर होनी चाहिए थी वृश्चिक उतनी नहीं राशि हो आने की पाई। वजह, अब वहां उतनी पे नहीं हो मान लीजिए पाएगी। चंद्रमा चला गया, तो वो तो ऐसे ही माने ये हो गया। वो क्या बोलते हैं उसको? नीच हो गया। पिट नीच हो गया। गया। पिट गया। पिट गया बिल्कुल। जी जी। है ना? तो पिट गया वहां पे। अब वहां पे जितना वो सुंदर होना चाहिए, उतना अब नहीं होगा। देखोगे उसका चेहरा बड़ा सुंदर हो जाएगा, बाकी शरीर हो सकता है मोटा हो जाए या पतला हो जाए, या फिर हल्के हल्के शरीर में कुछ दाने, चेहरे पे दाने आ दाने ऐसे जाए, या होंगे कोई निशान। भी मतलब अजीब सा ये महसूस हो। तो अब जी जी उस जी। हिसाब से देखिएगा, उस हिसाब से आपको समझाना है। चलिए अब और बेसिक बोलिए। और बेसिकली वहाँ पे जो है वो उसकी चंद्र की डिग्री, नक्षत्र की डिग्री देखने की, वो कौन से नक्षत्र में, अगर वो रोहिणी में है, कृतिका वाले नक्षत्र में है, या फिर मान लीजिए मृगशिरा जैसे वाले में आपने है। वृश्चिक में बोला, तो जी वृश्चिक में जी कितना अनुराधा आता है? जी। वो किसका नक्षत्र है?
मगा, हस्ती, सरस्वती, विशाखा, अनुराधा। अनुराधा ये हो गया आपका, शनि का हो गया। शनि का हो गया। अब हाँ चंद्र जी। शनि का योग बन गया वहां पे। तो विष योग बन गया एक तरीके से सर। हाँ 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 हाँ, 20 योग मत बोलिए इसको, क्योंकि वो अच्छा प्लैनेट मतलब। के साथ नहीं बैठा। अच्छा सर। प्लैनेट के साथ नहीं बैठा। सूर्य और सॉरी, शनि चंद्रमा अगर युति होगा तब जाके 20 योग बनेगा। अच्छा, वो ऐसे है इसमें कहाँ विष पे? योग। अनुराधा नक्षत्र में है। और अनुराधा नक्षत्र में वहां पे 20 योग नहीं बना। अब वहां पे क्या चीजें हो रही हैं? शनि का कैरेक्टर क्या है? चलिए, चंद्रमा को हम आपको मैंने लिखवाएंगे नेक्स्ट कल। बट अभी हम जब इतनी आप आगे एडवांस लेवल पे समझना चाहते हो, तो मैं चीजों को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, खोल देता हूँ। ठीक है। जी। वहां पे क्या देखना है? अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। अब अनुराधा नक्षत्र का मालिक कौन है? शनि। शनि है सर। अब शनि की कैरेक्टर में क्या है? शनि की कैरेक्टर होता है मंद गति। स्लो चलना, अलकसीपन। आलसी है, स्लो चलता है ना? अच्छा ठीक है, होगा, करेंगे, ये ना वो एकदम माने लापरवाह टाइप का। अब वहां पे मतलब कि। चंद्रमा बैठ गया उस नक्षत्र पे, तो शनि की कैरेक्टर चंद्रमा पे आ गई। अच्छा सर, मतलब कि मन जो है वो दिक्कत वाला रहेगा। देखिए एक तरीके से स्टेबल नहीं रहेगा उसका मन भी। उसका मन क्या होगा? रहेगा आलसी। बट वो मन में वो उसको लगेगा का ना कुछ करें, क्योंकि शनि अ, अपनी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। शनि की वो भी तो कैरेक्टर है। जी सर। अब वहां पे मंगल का घर है वो, है ना? जी सर। जी जी। तो वाष्पायन भी होगा, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है। तो आप वो खुद भी, वृषभ वृश्चिक जो है खुद भी जलीय राशि है, तो वाष्पायन अधिक होगा। मतलब इसका मिजाज हमेशा माने अजीब किस्म का विक्षिप्त रहेगा। ये मन में बहुत कुछ करने के प्रयास करेगा, बट शनि के नक्षत्र में बैठ जाने की वजह से वो आगे चल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा सोने तो दो, काल कर लेंगे ना। सर एक छोटा सा एक और था कि जैसे कि किसी की एक मेरे पे आई थी। उसमें तुला लगन था, 8 हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ था। 4 डिग्री का, 4, 4.5, यानी कि वो एक तरीके से शनि, मतलब कि वहां पे वृषभ राशि पड़ रही थी। वृषभ राशि में तो उचका हो गया। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, सूर्य का नक्षत्र था और देखिए कृत्तिका में। लेकिन वहां पे बिल्कुल। वो अगर वो अगर मैं उसको डिग्री वाइज देखूं नीचे, तो जमीन तो कालपुरुष के हिसाब से वो शनि के नक्षत्र में घुस गया, तो ये सारे हाँ करेक्टरिस्टिक मैं उसमें घुसेड़ सकता हूँ। हाँ, नहीं वहां पे आपको अब आलकसी। ब्लेंड करना पड़ेगा। हाँ, ब्लेंड ब्लेंड में देखिए अच्छाई भी होगी, अब आलकसी भी बुराई भी होगा, लेकिन होगी। थोड़ा काम। अब लेकिन वो हाँ। चूंकि उच्चस्थ है। अब यहाँ पे एक आपको ना एक और चीज बताता हूँ। अब देखो,